नमस्कार, दार न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और दारियल इशू में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर पड़ रहा है। इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। खतरनाक हालातों के बावजूद भारत के दो बड़े एलपीजी टैंकर जग वसंत और पाइन गैस सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। यह वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है और जो इस समय सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट में बदल चुका है। इन जहाजों का सुरक्षित निकलना सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं, बल्कि भारत की मजबूत कूटनीति और संतुलित विदेश नीति का संकेत भी है। खास बात यह रही कि इस मिशन में ईरानी सेना ने अहम भूमिका निभाई और भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि यह राहत सीमित है, क्योंकि इससे देश की जरूरत का सिर्फ कुछ दिनों का ही गैस स्टॉक पूरा हो पाएगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या यह संकट टल रहा है या अभी असली चुनौती बाकी है। तो चर्चा करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के अंदर, पर पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चर्चा का रुख करेंगे। भारत के दो एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकले। ईरानी नेवी ने किया स्कॉट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना फ्लैश पॉइंट। सप्लाई से सिर्फ 2-3 दिन की राहत। भारत ने बढ़ाए ऊर्जा आयात स्रोत। यूएस ईरान बयानबाजी से बड़ी अनिश्चितता। मिडिल ईस्ट में हमले जारी, वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और एलपीजी संकट के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के दो बड़े एलपीजी टैंकर जग वसंत और पाइन गैस सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। ये वही रणनीतिक जलमार्ग है जहां इस समय वैश्विक तनाव चरम पर है। इस रूट से दुनिया की लगभग 1/3 तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। ऐसे में इन जहाजों का सुरक्षित निकलना सिर्फ एक लॉजिस्टिकल सफलता नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों जहाज पिछले कई हफ्तों से खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए थे। जैसे ही अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असुरक्षित हो गया। जहाजों को बाहर निकालना बेहद जोखिम भरा हो गया था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ईरान की नौसेना ने अहम भूमिका निभाई। ईरानी नेवी ने सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हुए इन जहाजों को एस्कॉर्ट किया। भारतीय पहचान को लगातार प्रसारित करने से भी इन जहाजों को सुरक्षा मिली, जो दोनों देशों के बीच समन्वय को दर्शाता है। हालांकि यह राहत सीमित है, क्योंकि इन जहाजों से आने वाली एलपीजी भारत की कुल जरूरत का केवल 2 से 3 दिन ही पूरा कर सकती है। यानी संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए बंदरगाहों को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी टैंकरों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक आयात स्रोतों पर भी जोर दिया जा रहा है। भारत अब 27 की जगह 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहा है, ताकि सप्लाई चेन पर दबाव कम किया जा सके। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और जटिल होती जा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमलों को टालने की बात कही है और बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस विरोधाभासी बयानबाजी ने अनिश्चितता और बढ़ा दी है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच हमले लगातार जारी हैं। क्षेत्र में तनाव कम होने के कोई ठोस संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे। कुल मिलाकर जग वसंत और पाइन गैस का सुरक्षित निकलना भारत के लिए राहत जरूर है, लेकिन यह संकट का स्थायी समाधान नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब इस अस्थिर स्थिति में संतुलन बनाए रखना है। तो अब से चर्चा भी करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन सब बातों को समझेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और करोड़ी सिंह जी है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और कीमती समय साझा करने के लिए। तो शुरुआत में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से करूंगा। सर, अब आप इस जंग को किस तरफ देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से बयान सामने आते हैं और हर बयान
कुछ देर बाद बदल भी जाते हैं। जैसे कल की बात है, अभी जब 5 दिन का जो ब्रेक लगाने की बात कही गई थी, पर ब्रेक कहीं लगती हुई नजर नहीं आई। जी हाँ, कल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 5 दिन के लिए वो ब्रेक लगाएंगे, कोई हमला नहीं करेंगे ईरान के पावर प्लांट्स पर, तुरंत हमें पता लग गया था कि वह बहुत ही वेल गार्डेड खास स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान के दूसरी टारगेट्स पर, यानी ईरान की जो मिलिट्री टारगेट्स है उस पर हमला चलता रहेगा। उन्होंने दूसरी चीज ये नहीं बताई कि क्या उन्होंने इजराइल को भी राजी कर लिया है। तो जैसा कि अनुमान था, कल रात से ही इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका भी बॉम्बिंग कर रहा है। सिर्फ ये कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर, यानी थर्मल पावर प्लांट हो गए, गैस बेस्ड जो बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं, उन पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन हमला कर रहे हैं। अमेरिका के जहाज बॉम्बिंग कर रहे हैं ईरान के मिलिट्री प्रतिष्ठानों पर, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड, रेलवे लाइन, ब्रिजेस, हाईवेज पर हमला कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही चतुराई से अपने स्टेटमेंट को दिखा देते हैं। देखिए, इनका मेन पर्पस क्या था कल जब उन्होंने ऐसे कहा कि 5 दिन का ब्रीदिंग टाइम देता हूं मैं ईरान को। तो वो चाहते क्या थे? वो चाहते कि थे कि विश्व की में जो शेयर बाजार लड़खड़ा रहा है उसको जरा संभाल लें, क्योंकि दुनिया भर के शेयर बाजार में हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप के ही मित्र हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, कैपिटलिस्ट हैं। उनके मित्रों ने कहा होगा, यार कुछ अच्छा बोलो ताकि शेयर मार्केट संभल जाए। तो जी। उन्होंने कह दिया कि भाई 5 दिन तक बमबारी नहीं करूंगा। जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, आपका करूंगा करोड़ी सिंह सर का। सर, क्या कोई स्थायी प्लान है इस जंग को रोकने का ट्रम्प के पास? क्या वो चाहते हैं कि इस जंग को अब रोका जाए? देखिए साहिल, आपको एक वर्ड में कहूं तो नो, कोई प्लान नहीं है रोकने का। और बाकी देवनाथ सर ने जिस तरीके से कहा कि वो जो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए ट्रंप इस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं। ट्रंप पे कई बार ये पहले भी आरोप लगे हैं, जब वो टेरिफ की बात करते थे तो एक दिन पहले कुछ के लिए इंफॉर्मेशन लीक कर देते थे कि कल मैं अनाउंस करने वाला हूं, और उसके जो शेयर मार्केट है उसमें जो सस्ते में खरीदते या महंगे में बेचते या वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये ट्रंप पे निरंतर रूप से आरोप लगते रहे हैं। और यही नहीं, ट्रंप को एक मेम भी बनता रहा है कि टाको ट्रंप, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, यानी वो बार बार बदलते हैं अपने स्टेटमेंट, कोई परमानेंट स्टैंडिंग नहीं है। इसलिए ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी प्रोबिटी कोई ज्यादा नहीं रही साहिल। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि हम ट्रंप के बातों पे कोई भरोसा नहीं करते हैं, और वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि हम सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कंप्लीट युद्ध को रोकना चाहते हैं, और कंप्लीट युद्ध के रोकने में हमारी शर्तें हैं। लेकिन एक इस बीच में एक सूचना आई है कि वो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जी। उससे अमेरिकन कांटेक्ट में हैं, उससे विशेष रूप से जो ट्रंप के जवाई हैं कुशनर और स्टीव विटकोफ, तो उसको बातचीत में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आरागाची हैं वो बड़े टफ हैं। इससे पहले अली लारिजानी थे, वो लिबरल भी थे लेकिन टफ बहुत थे नेगोशिएटिंग प्रोसेस में, तो उनसे नेगोशिएट करना मुश्किल हो सकता था। तो ऐसी बातें आ रही हैं। दूसरा, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है, उसमें पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, सऊदी अरब भी है, और इजिप्ट भी है, और कुछ लोग रशिया का भी नाम ले रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन हैं, वो भी बैक चैनल डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं। लेकिन वो किस रूप में काम करेगी, तो मैं उसी पहले वाले जवाब में आऊंगा। अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि कोई युद्ध रुकेगा, लंबा खींचेगा। अब देखिए, समस्या है होर्मुज की, उससे दुनिया में ज्यादा पैरालिसिस की स्थिति बनी है। पूरा एनर्जी संकट आ गया, वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो उसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि जो होर्मुज स्ट्रेट है वो नेचुरल है, तो लेकिन ईरान ये कहता है कि हम टोल लेंगे, और ईरान का ये कहना है कि पनामा में लेते हैं, स्वेज में लेते हैं, और बहुत से हैं। लेकिन इन लोगों का, जो दुनिया के देश हैं, उनका ये कहना है कि ये तो नेचुरल है, वो नेचुरल में कोई टोल वगैरह नहीं हो सकता।
तो उसको लेके अब ट्रंप हो सकता है कि कोई हैवी स्ट्राइक का प्लान बनाए, लेकिन स्ट्राइक करेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जगह जगह उन्होंने माइंस बिछा दिए हैं ईरान वालों ने। तो अगर स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा डैमेज होगा। और दूसरा एक चीज ये भी मुझे लग रहा है कि अमेरिकन मैरीन वगैरह हैं, उनको वो ला रहे हैं यहाँ। तो हो सकता है कि ये 5 दिन की बात की है तो अपनी स्थिति को रिकूप करने के लिए की हो, मजबूत बनाने के लिए ट्रंप ने की हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ट्रंप युद्ध रोकने में समर्थ है या युद्ध रोक पाएंगे। लेकिन उनकी दबाव जरूर है। दबाव 2-3 तरह का है। एक तो घरेलू राजनीति का दबाव है, जी नवंबर में चुनाव है, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, विरोध बढ़ रहा है, ये तो घरेलू राजनीति है। दूसरा, ट्रंप ये चाहते थे कि मैं अगर युद्ध अनाउंस कर दूंगा तो मेरे नेटो के अलाई हैं, यूरोपियन अलाई हैं, वो साथ आ जाएंगे। एशिया में जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया साथ आ जाएंगे। तो सबने किनारा कर लिया, कोई साथ नहीं आए। फिर इन्होंने प्रयास किया कि वेस्ट एशिया के दूसरे कंट्री हैं उनको ईरान के विरुद्ध लड़ा दें, वो रणनीति भी खत्म हो गई। तो अब ट्रंप साहब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये दबाव है इस तरह के, और इस दबाव में मुझे नहीं लगता कि कोई रणनीति, स्पष्ट रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उस दबाव में इधर उधर भटक रहे हैं ट्रंप साहब की, क्या करें कैसे करें, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा लग रहा है, उसकी जगह की कोई स्पष्ट रणनीति है ट्रंप के पास, जी ओवरसाइट। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा, आपका रुक करूंगा ग्रुप कैप्टन युगेंद्र सर का। सर, एक किम जोंग का एक बयान सामने आया था। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे सर, युगेंद्र सर? सर, किम जोंग का बयान सामने आया कि एटमी हथियार रखना सही फैसला है। ईरान जंग ने सच साबित किया है, नॉर्थ कोरिया के नेता उन्होंने साफ कहा कि ये क्या उकसाने वाला बयान समझे उसको, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जिस तरह ईरान पर हमले किए हैं, ये साबित करता है कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला बिल्कुल सही था। हाँ, देखिए, ट्रम्प जो बयान देते हैं उनका मकसद बहुत क्लियर है। वह चाहते हैं कि अब कैसे अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकाल लें। तो प्यार भरे इस तरह के बयान देते रहते हैं। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कभी पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, कभी वो पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें लीक कर रहे हैं कि उनके जो स्पीकर हैं, ईरानियन पार्लियामेंट के मोहम्मद बघेर घली फैब, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह की मीठी मीठी बातें करके वह दुनिया को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वह तो सीज फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की इन सीज फायर की कोशिशों को कौन नाकामयाब कर रहा है? ईरान। तो वो ईरान की एक नेगेटिव छवि दुनिया को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो एस्केप रूट चाहिए कि अमेरिका को कैसे कैसे इस युद्ध से बाहर निकालें, उस एस्केप रूट में दो चीजें बहुत ही निहित हैं। एक, ये प्रूव करना कि ट्रंप ने जो कुछ हासिल करना था इस युद्ध में, अमेरिका को महान बनाने के लिए, वो हासिल कर लिया है। और दूसरा, कि ईरान ही बैड बॉय है जो कि ट्रंप का कहना नहीं मान रहा है। जी। ठीक है, मैं दोबारा करूंगा सर। ट्रंप का यू टर्न लेना के कुछ नजर आते हैं कि यू टर्न लिया किस वजह से ले रहे हैं ये? 5 दिन की जो बात की गई थी, पर हालांकि हमले रोके नहीं गए, पर उन सब के बीच में कुछ बातें अहम भी हैं कि जिस तरीके से ट्रम्प साहब कहते हैं कि पावर प्लांट्स पर 5 दिन के लिए हमला टाल दिया गया है, तो दोनों देशों की बातचीत के बाद ये फैसला लिया जाएगा। और फिर जो कुछ पॉइंट सामने आए थे कि अ, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, जो अतिरिक्त बजट है उसको लेकर भी काफी अटकलें लगाई जा रही थी, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सब चीजें कुछ सामने आई थी। देखिए साहिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने 200 बिलियन डॉलर की डिमांड रखी है। भारत के 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकले। ईरानी नेवी ने किया एस्कॉर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना। क्या है, हम इतने दूर दराज के एरिया में क्यों जाके लड़ें? लेकिन एक चीज है साहिल, वो आप और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी, किसी को किसी रास्ते से फायदा हो जाए और उस रास्ते को वो परमानेंट सही रास्ता मान लेता है।
अमेरिका को जहां जहां संकट हुए, युद्ध हुए, हमेशा से फायदा हुआ है। वर्ल्ड वार में भी अमेरिका की इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ी है। नॉर्मली युद्ध होता है तो जो देश युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं उनकी आर्थिक प्रगति धीमी होती है, लेकिन अमेरिका को फायदा हुआ। और इसीलिए अमेरिका पिछले 80 साल से कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, और जिसको हम एकेडमिक लेवल पे कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से होता है। ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो अपने इंटरेस्ट में हथियार बेचने के लिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते हैं। और जो सुपर पावर है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते हैं, कोल्ड वॉर के टाइम में भी नहीं आ रहे थे और आज भी नहीं आ रहे हैं। और आज की स्थिति में मैं कई बार ये कहता हूँ, चाइना, रशिया और अमेरिका, ये तीन पावर हैं। तो इसमें अमेरिका की और चाइना की, रशिया की नीति लगभग रणनीति एक जैसी है, कन्फ्रंटेशन, अवर्जन, कंटेनमेंट। तो ये तीनों ही प्रत्यक्ष रूप से कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं और एक दूसरे को कंटेन करना चाहते हैं। और ये ईरान का केस है या वेनेजुएला का केस है या नाइजीरिया का है, ये वही कंटेनमेंट की है कि चाइना, रशिया के इन्फ्लुएंस को हम कंटेन करें, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ना आए। तो ये चाइना, रशिया की भी पॉलिसी है और अमेरिका की भी पॉलिसी है। तो प्रत्यक्ष रूप से कन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका जिस तरह से खुल के आ गया है, इससे अमेरिका के लिए बड़ा खतरा महसूस हो रहा है अमेरिका को कि आगे कैसे बढ़े, निकले तो कैसे निकले। तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया है। इन्होंने इतना इमेजिन नहीं किया अमेरिका ने, क्योंकि ऐसी कोई रणनीति थी नहीं। और इसको लेके एक बात सामने आ रही है कि पेंटागन का ओपिनियन अलग था और टीम ट्रंप है उसका ओपिनियन अलग था। तो जो पेंटागन की सलाह थी उसको फॉलो नहीं किया वार में इन्वॉल्व होने से पहले। तो इससे अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नीति निर्माता है, उनमें भी एक तनाव की स्थिति है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे कैसे निकला जाए ओवर साइड। सर, इस संकट का क्या इंडियन डिफेंस पॉलिसी पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? इंडियन डिफेंस पे? जी, इंडियन डिफेंस पॉलिसी पे किसी भी देखिए, हमारा अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, ये 2016 में किया था हमने। और उसमें इंडिया अमेरिका के सेना के साथ कोऑपरेट करेगा और उनको अपने बेसेस हैं, अपनी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अमेरिका भी इंडिया को प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया तो अमेरिका के उधर जाने से रहा कि लैटिन अमेरिका में इंडिया कोई कन्फ्रंटेशन में कहीं इन्वॉल्व होगा या कनाडा से होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अटलांटिक ओशियन में उधर अमेरिका जरूर पूरी दुनिया में इन्वॉल्व है, तो वो अमेरिका के फेवर में है। लेकिन उसमें एक क्लाउज है कि वो ऑटोमेटिकली किसी कंट्री को ये राइट नहीं देता है कि अमेरिका यहाँ के बेसिस का यूज करे। तो वो इंडिया को एक क्लाउज मिल जाता है कि इंडिया अलाउ करे या न करे। और ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी आई है कि अमेरिका ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि आपके बेसिस हमें अलाउ करो ईरान को कर्टेल करने के लिए। और इंडियन ओशियन में दिएगो गार्सिया वगैरह में भी ईरान जिस तरीके से कर रहा है, तो ईरान को कंटेन करने के लिए ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स कुछ हैं। वो कितनी ऑथेंटिक हैं, उनकी वेरासिटी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक एग्रीमेंट जरूर है इंडिया और यूएस के बीच में। और अगर उस एग्रीमेंट को इंडिया नहीं मानेगा तो मुझे लगता है अमेरिका और इंडिया के बीच में भी टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह का अमेरिका की नीति है, एक ओवर बियरिंग या सैबर रैटलिंग की ट्रंप की पॉलिसी है, उससे हो सकता है इंडिया अमेरिका के बीच में अमेरिका डिमांड करे और इंडिया नहीं दे तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ टेंशन भी बढ़ सकता है। साहिल, सर, क्या भारत को खुलकर किसी पक्ष का समर्थन करना चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की रणनीति कितनी मजबूत मानते हैं आप? देखिए, भारत की नीति को हम दो तरह के कहते हैं। एक तो डीहाइपेनेटेड पॉलिसी, एक से दोस्ती है जो दूसरे से दुश्मनी हो जरूरी नहीं है। दूसरा है हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जब आपके दो दोस्त हैं, दोनों से आपका रिश्ता अच्छा है, दोनों में कन्फ्रंटेशन हो जाए तो आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे मेंटेन करेंगे? और आपका इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो, जैसे एनर्जी इंटरेस्ट है भारत का। तो ईरान के साथ हमारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक गहरा संबंध है और कुछ सीमा तक हमारी पार्टनरशिप हुई। हमने चाबहार को डेवलप किया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो ईरान के चाबहार को जोड़कर वहां से अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया, यूरोप जा रहा था, वो है।
दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हम डिफेंस के मामले में कुछ हथियार वगैरह, क्योंकि इंडिया के मामले में दो चीजें हैं। एक, इंडिया एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, दूसरा डिफेंस के इक्विपमेंट इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ये दोनों ही इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो इंडिया के लिए जो जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मुझे लगता है कि अब उसमें कुछ एम्बिग्युइटी नजर आ रही है, कि एम्बिग्युइटी बन रही है। लेकिन जो भी पॉलिसी होती है साहिल, वो एक निरंतर प्रक्रिया होती है। समय समय पर हमें मंथन करना चाहिए, आत्म मंथन होना चाहिए, आत्म मुक्त नहीं होना चाहिए कि हमने 5 साल पहले पॉलिसी बनाई थी वो सब चीजों का सॉल्यूशन है। निरंतर रूप से आत्म मंथन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए कि इस स्थिति में जब हमारे वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं, केवल एनर्जी के स्टेक्स नहीं है, केवल इजराइल से हम वेपन्स लेते हैं, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट का स्ट्रेटेजी का एग्रीमेंट है, वो नहीं है। हमारे दूसरे कंट्री हैं वेस्ट एशिया के, जहां हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, 90 लाख के करीब रहते हैं, जो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, रिमिटेंस बहुत आता है, और वो ज्यादातर वहां के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनका सवाल है। दूसरा, व्यापार है हमारा वेस्ट एशियन कंट्रीज के। तो जो दूसरे दूर दराज के देश हैं, जैसे जापान है, कोरिया है, उससे ज्यादा भारत के स्टेक्स वेस्ट एशिया में ज्यादा हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत कोई मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा और इवन निभाने की स्थिति में है। भारत एक लोकाचार के तरह से कुछ स्टेटमेंट दे देंगे कि संवाद और कूटनीति से समाधान करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति का भारत की हो सकती है। भारत प्रोएक्टिवली कोई भूमिका नहीं निभाएगा, क्योंकि भारत का ऐसा असेसमेंट है कि जब भी प्रोएक्टिव स्थिति इसमें निभाएंगे हम रोल, तो हम कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि भारत का अब जो फोकस है अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, न पैलेस्टाइन में हुआ, न यूक्रेन में हुआ, और कहीं अफ्रीका में भी संकट है। प्रत्यक्ष रूप से भारत कोई भूमिका नहीं निभा रहा है मध्यस्थ का या किसी की मदद करने का। ओवरसाइट सर, आने वाले समय के अंदर अगर संघर्ष और बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ सकता है, पड़ेगा भी या नहीं? देखिए, अर्थव्यवस्था पे तो ऑलरेडी असर पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कल जो पार्लियामेंट में कहा है उसे बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लोकाचार की बातें कही, लेकिन जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, गैस की रिक्वायरमेंट है, हम किस तरीके से पूरे करेंगे। एक बात बता कि बहुत से देशों से हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी रणनीति मंत्रालय की क्या है, जो मंत्रालय इसको डील कर रहा है वो किस रास्ते से आएगी, रास्ता क्या होगा, किस तरह प्रोटेक्शन मिलेगा, वो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी सामने नहीं आई। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बहुत ही अच्छा भाषण दिया, वर्ड्स बहुत अच्छे यूज किए, जनता से भी अपील की। लेकिन साहिल, एक चीज अगर होता, जैसे हमारे यहाँ एक राजनीतिक संस्कृति होती है, क्योंकि शासक का मतलब होता है विरोधी। कंसल्टेशन चलता रहे इनका जनता में आने से पहले, तो उससे और स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय स्थिति दोनों मजबूत होती हैं। लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में एक तरह का हेट का सा, नफरत का सा एटमोस्फियर है, वो कंसल्टेंसी वाला नहीं है। तो जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, जिसमें भारत की सुरक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो वहां ज्वाइंट कंसल्टेशन होना चाहिए। और ये इनिशिएटिव रूलिंग पार्टी को या सरकार को लेना चाहिए कि उनसे बातचीत करें बंद कमरे में, पार्लियामेंट में, और फिर मिलके वो राष्ट्र, क्योंकि जनता के सामने ये दिखाएं, जैसे अपोजिशन वाले विरोध करेंगे, सत्ता पक्ष वाले अपना समर्थन करेंगे, तो उससे कोई अच्छी स्थिति नहीं बनती है। तो मेरे ख्याल से अगर उस तरह की रणनीति हो, उस तरह की संस्कृति हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति में एक दुराव वाली स्थिति है, ये साहिल अच्छी नहीं लग रही है मुझे भारत के हित की दृष्टि से। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, आपका मैं रुक करूंगा। हमारे ग्रुप कैप्टन दोबारा चुके हैं। सर, इस रूट के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रूट के ऊपर खास तौर पर, जैसे अब जहाज निकल भी रहे हैं, भारत के जहाज आ रहे हैं, अभी हाल ही में 2 जहाज और आए हैं एलपीजी लेकर, तो आने वाले समय के अंदर यहाँ पे क्या खतरा और बढ़ने की आशंका है? क्या भविष्य में जहाजों पर हमले हो सकते हैं इस रूट के ऊपर? और भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए? साहिल, देखो, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात है,
ईरान ने भारत सरकार को भरोसा दिया है कि वो भारत के जितने जहाज हैं जिन पर भारत का झंडा लगा होगा उनको सेफ पैसेज मुहैया कराएगा। जी सर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से 2 बार बात कर ली है। और भी बात यह है कि एस जयशंकर जी ने और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उन्होंने लोएस्ट लेवल पर वहां पर कोऑर्डिनेट किया है। तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो बंदर अब्बास में हैं, चबाहार में हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी हैं। तो भारतीय जहाजों का कोई खतरा नहीं है, आएंगे सेफली। दिक्कत साहिल कभी कभी क्या हो जाती है कि माल तो भारत के लिए आ रहा है, ये समझना पड़ेगा कि कच्चा माल या गैस तो भारत के लिए आ रहा है, लेकिन वो जो शिप है वो और किसी दूसरे देश में रजिस्टर्ड है। समझिए उस शिप अगर पनामा में रजिस्टर्ड है, पनामा का झंडा लगा हुआ है, तो कैसे ईरान की अथॉरिटीज को, ईरान की नेवी को पता लगेगा कि इस पनामा झंडा लगाए हुए जहाज में जो माल जा रहा है, कच्चा तेल या गैस, वो भारत के लिए है। तो लोएस्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसीलिए भारत सरकार ने, हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री ने और इंडियन नेवी ने खास हमारे जो प्रवक्ता हैं उनको तेहरान में, बंदर अब्बास में और चाबहार में बिठाया हुआ है। जी। ठीक है सर, दोबारा करूंगा। अच्छा सर, ये जिस मध्यस्थता करने की जो बातें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान, थोड़ी सर, पाकिस्तान इसमें एक भूमिका निभा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान के राजदूत एक ऐसा बयान देते हैं जो कि विवादित होता है और बड़ी प्रतिक्रिया निकल के सामने आती हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान में मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान जो है वो एक भूमिका निभा सकता है। और मिस्र की बात आपने पहले भी की, तुर्किया के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं मध्यस्थता की। तो इन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? और आसिफ मुनीर ने भी साफ कहा था, अगर इतना ही प्रेम है, जो मुस्लिम समुदाय है वहां पर, जो धर्मगुरु है, उनको कहा था कि इतना प्रेम है तो ईरान चले जाइए। देखिए, पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान से एक तरफ तो युद्ध में इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी रूप में पाकिस्तान में कोई अमेरिकन इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया है, टारगेट नहीं किया है। जबकि दूसरे जो वेस्ट एशिया के देश हैं वहां अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिकन बेसेस को, इवन अमेरिकन एम्बेसीज को टारगेट कर रहा है। अमेरिकन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। तो पाकिस्तान निश्चित रूप से ईरान के भी संपर्क में है, और जो वेस्ट एशिया के दूसरे कंट्री हैं उनके भी संपर्क में है, और अमेरिका के भी संपर्क में है। लेकिन पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा देगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। तो ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन लिया जाए। लेकिन जो आपने मुनीर का स्टेटमेंट बताया, वो जो उन लोगों के लिए है कि जो पाकिस्तान के आंतरिक मामले में जब आंदोलन चलता है या ये मूवमेंट बनता है ईरान के समर्थन में, जो शिया मुस्लिम्स हैं उसको लेके है। और शिया मुस्लिम तो अपने हिंदुस्तान में भी इवन मनी भी कलेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ। तो खुमैनी को मारा वो केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं था, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अलग है ईरान में, और रिलीजियस है वो, उसको पॉलिटिकल मामले में फाइनल अथॉरिटी होती थी, लेकिन प्राइमरीली वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर थे। तो उसको लेके दुनिया का सेंटिमेंट है मुस्लिम्स का, वो पाकिस्तान में भी है जो शिया है, हिंदुस्तान में भी है, और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में, बहरीन भी है, इराक में बहुत हैं। तो अलग अलग देशों में जो शिया हैं वो हर्ट फील कर रहे हैं खुमैनी की वजह से, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग है। तो ऐसे हालात में अब पाकिस्तान के जो मुनीर ने कहा है, वो कहा है कि पाकिस्तान में अव्यवस्था नहीं, पहले इस तरह का मत करो, ज्यादा सहानुभूति है तो वहां चले जाओ, जाके लड़ाई लड़ो। जी तो मेरे ख्याल से उस संदर्भ में मुनीर ने कहा है। ओवर साइड। ठीक है सर। गुरु कैप्टन यूके देवनाथ सर, इस युद्ध को अब आप कितने दिन और देखते हैं ये चलता रहेगा? क्या ये एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है? क्या ये न्यूक्लियर युद्ध बन सकता है या केमिकल युद्ध बन सकता है? हाँ देखो साहिल, क्या ये न्यूक्लियर युद्ध बनेगा, इसमें कोई चांसेस है नहीं। ये न्यूक्लियर युद्ध इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अमेरिका को और इजराइल को जो एम थे, जो उनको चाहिए, वो क्या है? वो चाहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, या कम से कम ईरान में कुछ ऐसा हो जाए कि ईरान की जो सरकार है, जाहिर बात है दूसरी सरकार जो बनेगी, वो सरकार जो है ईरान का जितना कच्चे तेल का व्यापार है, चाहे उसका ड्रिलिंग हो, रिफाइनरीज हो, जी स्टोरेज डिपोज हो, फिर उसका जो मार्केटिंग है वो अमेरिकन कंपनीज को सौंप दे। तो जरूरत नहीं पड़ेगी विश्व युद्ध बनाने की। देखो ऐसे भी रूस को समय नहीं है। रूस जो है
ज्यादातर गले तक नाक तक रूस जो है यूक्रेन के युद्ध में डूबा हुआ है। चीन को भी समय नहीं है। चीन ईरान को आर्थिक मदद देता रहेगा, कुछ सैन्य सामग्री भी देता रहेगा, लेकिन चीन क्या डायरेक्टली इस युद्ध में आएगा, सवाल नहीं उठता है, क्योंकि शी जिनपिंग का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि कुछ सालों के बाद, 5-10 सालों के अंदर वो ताइवान को चीन के साथ एकीकरण कर लें। तो वो पीएलए की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उसकी जो क्षमता है जी उसको खर्च नहीं करेंगे। एक और चीज साहिल जो मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका इस युद्ध को उसी दिन खत्म कर देगा जिस दिन अमेरिका को ये लगेगा कि अब वह इस युद्ध को जीत नहीं सकता, ईरान की सत्ता परिवर्तन नहीं करा सकता, और अमेरिका ग्राउंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड डाल नहीं सकता। जी जी ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, वरना चर्चा और भी कर सकते थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके धरना सर आपका भी, और करोड़ी सिंह सर आपका भी बहुत धन्यवाद कीमती समय साझा करने के लिए, और काफी अहम बातें आपने रखी हैं। साफ है, मिडिल ईस्ट के इस बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत की ये खबर जरूर आई है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहाजों का सुरक्षित निकलना भारत की कूटनीतिक ताकत को दिखाता है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा की असली परीक्षा अभी बाकी है। दुनिया जिस अनिश्चित दौर से गुजर रही है, उसमें हर फैसला बेहद अहम हो जाता है। भारत को अब संतुलन, सतर्कता और नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। फिलहाल नजरें इसी पर टिकी हैं, आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या और बिगड़ते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।